नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 145 के चैप्टर नंबर 13 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा पर्यावरण आंदोलन। जैसे कि ये पूरी की पूरी किताब नॉर्थ ईस्ट के इलाकों पर निर्भर है, तो नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को जब आप देखोगे, भौगोलिक स्थिति इसकी देखोगे, तो आपको पता चलेगा ये पूरा का पूरा क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ पर इतने सारे रिसोर्सिस हैं। यहाँ के अगर आप वन संपदा को देखोगे, जंगलों को देखोगे, तो बहुत सारी प्रजातियों के यहाँ पर जानवर रहते हैं, बहुत सारे प्रजाति के पक्षी रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की जो नदियाँ हैं वो निर्मल बहती हैं। यहाँ के लोग पूरी तरीके से प्रकृति पर ही निर्भर हैं। वो प्रकृति को पूजते हैं, प्रकृति ही उन्हें आवास दे रही है और प्रकृति ही उन्हें खाद्यान्न दे रही है। ऐसे में इन लोगों के लिए जो प्रकृति है वो एक माँ के समान है। इसीलिए ये लोग यहाँ की प्रकृति का संरक्षण करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि लगातार जो सरकार की विकास परियोजनाएं हैं, चाहे वो सड़क परियोजनाएं हैं, रेल परियोजनाएं या बड़े बड़े बांधों का जो निर्माण होता है, इससे बड़े पैमाने पर यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता है बेचारों को। इसके साथ साथ यहाँ के लोगों की जो संस्कृति है वो भी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए आए दिन खबरों में ये खबर बनी रहती है कि पूर्वोत्तर के इलाकों में आए दिन संघर्ष चलते रहते हैं। सरकार और स्थानीय लोगों के बीच में झड़पें यहाँ पे आम बात हैं। ऐसे में मुद्दा ये उठता है कि क्या विकास परियोजनाएं चलाई जानी चाहिए, और किन किन राज्यों में कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं और किन किन परियोजनाओं का विरोध हो रहा है। क्योंकि विकास के लिए परियोजना तो जरूरी है, लेकिन लोगों की संस्कृति भी जरूरी है। क्योंकि लोगों के लिए तो आप ये परियोजना चला रहे हो, और अगर लोग इससे सहमत नहीं है तो फिर उन परियोजनाओं का क्या लाभ। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाला है ये चैप्टर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चैप्टर की प्रस्तावना दी है। प्रस्तावना सबसे पहले विश्व के स्तर पर पर्यावरण आंदोलन की बात करती है। तो दो विश्व युद्धों के बाद, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद, पूरी दुनिया इस चीज़ पर लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, वो किस प्रकार से प्रदूषित हो जा रहा है और उसके कारण क्या हैं। तो उसमें कुछ प्रमुख कारण थे। लगातार जो जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार जो हमारी यूज़ एंड थ्रो की नीति चल रही है, उपभोक्तावाद चल रहा है, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का मिसयूज़ कर रहे हैं। हम चीज़ें खरीद तो लेते हैं लेकिन उसका पूरी तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, वो समय के साथ कम होते जा रहे हैं और आने वाली जनसंख्या के लिए वो पूरे नहीं हैं। ऐसे में लगातार विश्व के स्तर पर भी, स्थानीय स्तर पर भी पर्यावरण आंदोलन चल रहे हैं। पर्यावरण आंदोलनों को दो भागों में बांटा जाता है, एक सुधारवादी और एक कट्टरपंथी। सुधारवादी आंदोलन वो आंदोलन होते हैं जो ये कहते हैं कि विकास की परियोजनाएं तो चलती रहनी चाहिए, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम हो। जबकि कट्टरपंथी कहते हैं कि विकास परियोजनाएं चलनी ही नहीं चाहिए और पूरी तरीके से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये पूंजीवाद का विरोध करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी का विरोध करते हैं। तो अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें, तो यहाँ पर बहुत सारे हजारों पर्यावरण ग्रुप्स उभरे हैं। बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने स्तर पर पर्यावरण अवेयरनेस के लिए, इन्वायरमेंट अवेयरनेस के लिए कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण समूह की बात करें तो इनकी 6 विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि जितने भी ये पर्यावरणीय समूह हैं, ये क्या करते हैं, ये स्थानीय लोगों को इकट्ठा करते हैं, स्थानीय लोगों को संगठित करते हैं, ताकि बड़े बड़े व्यावसायिक घरानों के खिलाफ, राज्यों की परियोजनाओं के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करके पर्यावरण की रक्षा के लिए आंदोलन किया जा सके। दूसरे ये लोग क्या करते हैं, जितने भी ग्रुप हैं, ये ज़्यादातर मामलों में पर्यावरण या फिर जो ग्राम आधारित समूह हैं, जो लोग पर्यावरण पर डिपेंड हैं, उन लोगों के बीच जाकर उन्हें अवेयर करते हैं पर्यावरण के प्रति। महिलाओं की अक्सर पर्यावरण आंदोलन में एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि पर्यावरण जब कहीं का प्रदूषित होता है तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। क्योंकि वो क्षेत्र जो जंगलों पर निर्भर हैं, तो वहाँ महिलाएं ही पानी भरने के लिए जा रही हैं, महिलाएं ही लकड़ी लेने के लिए जा रही हैं, और जब जंगलों की कटाई होती है तो उन्हें बहुत दूर तक जाना पड़ता है। इस वजह से महिला इन आंदोलनों में ज़्यादा सक्रिय रही हैं। इसी के साथ साथ कुछ लोग इसलिए पर्यावरण आंदोलन में शामिल होते हैं क्योंकि उनकी बहुत छोटा सा एजेंडा होता है, पॉलिटिकल इशू को बनाना। इतना ही नहीं, कई बार पर्यावरण आंदोलन इसलिए भी होते हैं ताकि वो लोकतंत्र की क्षमता को प्रभावित कर सकें। इसके अलावा कई बार जो पर्यावरण समूह हैं, वो इसलिए भी आंदोलन करते हैं ताकि जो विश्व के जो बड़े बड़े पर्यावरण ग्रुप हैं वो उसमें शामिल हो सकें और विश्व के स्तर पर वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। तो इन 6 उद्देश्यों के लिए, यानी कि सबसे पहले गांव के लोगों को क्या करा जाता है, इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा बड़े बड़े व्यवसायिक घरानों के खिलाफ एक एजेंडा सा चलाया जाता है कि ये परियोजना इस तरीके से पर्यावरण को प्रदूषित करेगी। और सबसे बड़ा उद्देश्य इन लोगों का यही होता है, जितने भी ग्रुप्स हैं, कि ये अपने काम के माध्यम से विश्व को आकर्षित कर सकें और पॉपुलैरिटी बटोर सकें। कई बार पॉलिटिकल इशू की वजह से भी लोग पर्यावरण का सहारा लेते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की समस्याएं पास में हो, आप उस मुद्दे को उठाओ और फिर आप जल्दी से पॉपुलर हो जाओगे।
इसके अलावा जब भारत की बात करोगे तो भारत के अधिकांश राज्यों में बड़े-बड़े बांधों के खिलाफ आंदोलन होते हैं। पर्यावरण जो लगातार गिरता जा रहा है, इसका स्तर, कार्बन जो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके लिए आंदोलन होते हैं। वनों की कटाई के लिए आंदोलन होते रहते हैं। आइए हम राज्यवार अब इन आंदोलनों की चर्चा करें। तो पूर्वोत्तर के जब आप राज्यों की बात करोगे तो पूर्वोत्तर का क्षेत्र मैंने बताया आपको प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। बहुत घने जंगल हैं इस देश में, सबसे अधिक वर्षा होती है इस क्षेत्र में। आप देखोगे मेघालय के चेरापूंजी में सबसे पहले सबसे ज़्यादा बारिश होती थी, अब आजकल मौसिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बड़ी बड़ी नदियाँ इस क्षेत्र की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। कुछ बहुत सारी बड़ी नदियाँ हैं जैसे ब्रह्मपुत्र, बराक, और बहुत सारी छोटी नदियाँ भी हैं। बहुत सारी वनस्पति और बहुत सारे जीवों की दुर्लभ प्रजातियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर अगर आप प्रजातियों को देखोगे तो बहुत सारी प्रजातियाँ ऐसी हैं जो विश्व में कहीं और नहीं मिलती। असम के काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है। ऐसे में मुद्दा ये उठता है कि इन जीव जंतु और पशु और पौधों की जो प्रजातियां हैं इनकी सुरक्षा करी कैसे जाए। ऐसे में यहाँ पे माहौल तनावपूर्ण रहता है, क्योंकि राज्य सरकार की जो परियोजनाएं हैं, चाहे वो बड़े बड़े बांध बनाने हो, चाहे सड़कों का निर्माण करना हो, चाहे किसी विदेशी कंपनी को खनिज निकालने के लिए ठेका देना हो, चाहे यहाँ से तेल निकालना हो या फिर कोयले का खनन करना हो, ऐसे में बड़े पैमाने पर लोग प्रवासित होते हैं और यहाँ का पर्यावरण प्रदूषित होता जाता है। बड़े पैमाने पर पूर्वोत्तर में पर्यावरण की तबाही हो रही है, जिसकी वजह से कई बार सुप्रीम कोर्ट को और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी आदेश देने पड़ते हैं और परियोजनाओं पर कुछ समय के लिए रोक लगानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश में योजना चल रही है सुबनसिरी परियोजना। इसी प्रकार से मणिपुर में एक योजना चल रही है टिपाईमुख, असम में पगलाड़िया। ये सभी जो परियोजनाएं हैं ये लोगों के विस्थापन का कारण बन रही हैं। लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है और ऐसे के साथ साथ यहाँ की जो पर्यावरण विविधता है उसको भी संकट पैदा हो रहा है। तो पूर्वोत्तर के राज्यों के पर्यावरण मुद्दे हैं। अब हम अरुणाचल प्रदेश की चर्चा करने जा रहे हैं। जब आप अरुणाचल प्रदेश की बात करोगे तो सबसे पहले हम इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। घने जंगल हैं, बहुत सारी पौधों की प्रजातियां हैं, जानवरों के यहाँ पर बहुत सारे घर हैं। अरुणाचल प्रदेश में सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। सदाबहार वन वो होते हैं जिनमें पूरे वर्ष भर पत्तियां रहती हैं। अर्ध सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। पर्णपाती वन, पर्णपाती वन जो साल भर में एक बार अपनी पत्तियां जरूर गिराते हैं पेड़। देवदार के पेड़ और अल्पाइन यहाँ की विशेष विशेषता है, और घास के मैदान तो यहाँ की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। फूलों की बहुत सारी प्रजातियां हैं। टेरिडोफाइट्स, कॉनिफर, बांस, बेत, रोडोडेंड्रॉन प्रजातियां यहाँ की विशेष आकर्षण को बढ़ावा देती हैं, जिससे पता चलता है आपको कि अरुणाचल प्रदेश किस प्रकार से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा स्रोत है। यहाँ के लोग पूरी तरीके से वनों पर ही निर्भर हैं। लेकिन जो सरकार की योजनाएं हैं वो यहाँ पर जो पर्यावरण है उसको प्रभावित कर रही हैं, जिसकी वजह से सरकार 1996 में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। और 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि अगर आप वनों की कटाई कर रहे हो तो पेड़ लगाना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है ये सबसे बड़ी समस्या है पॉल्यूशन के लिए। कृषि उत्पादों में लगातार जो रसायनों का यूज़ किया जा रहा है इसकी वजह से भी यहाँ की जो विभिन्नताएं हैं और जो बायोडाइवर्सिटी है उसे प्रभावित किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश को विकसित करने के लिए जल विद्युत परियोजनाएं लगाई हैं। और जो ये जल विद्युत परियोजनाएं लगाई हैं, पन बिजली जो परियोजनाएं लगाई हैं, इसके लिए सरकार ने ये कहा है कि हमें यहाँ की नदियों पर 168 बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना पड़ेगा, तभी इस क्षेत्र में हम बिजली पहुँचा सकते हैं। तो देखो बात तो सही है, घर घर उजाला करने के लिए, बिजली को बढ़ावा देने के लिए आपको डैम तो बनाने पड़ेंगे, लेकिन इन डैमों का नुकसान क्या है? इन बांधों का नुकसान ये है, बड़े पैमाने पर जनता को पलायन करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ बांध बनते हैं वहाँ के आसपास के क्षेत्रों को खाली करवा दिया जाता है कि कहीं किसी कारणवश अगर बांध टूट गया तो आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। अब ऐसे में यहाँ पर कुछ ग्रुप्स बने हैं अरुणाचल प्रदेश में, जैसे कि सियोंग पीपल्स फोरम, लोअर सियोंग डैम प्रभा। तो ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं ये केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं इन बांधों का निर्माण मत करो, लोगों को यहाँ से विस्थापित मत करो, यहाँ के पर्यावरण की संरक्षण करो, यहाँ के वनों को रहने दो। इसके लिए इन्होंने जलवायु परिवर्तन मंत्री को पत्र भी लिखे हैं। अरुणाचल के लोग छोटे छोटे बांधों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन वो बड़े बड़े बांधों के खिलाफ हैं, क्योंकि बड़े बड़े बांधों से उन्हें डर है कि हमारी आजीविका चली जाएगी, हमारे जीवन पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें यहाँ से भगा दिया जाएगा, अगर ये बांध टूटे तो हमारी कृषि में बाढ़ आ जाएगी, और जिस जंगल जमीन ने हमें सदियों से पोषित किया है, पाला है, वो हमसे
छूट जाएंगे। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में इन बांध परियोजनाओं का विरोध होता है और बांध बचाओ आंदोलन जैसे आंदोलन चलते हैं। बात करते हैं आसाम की, तो खेल सारा आसाम का भी यही यही है। असम में भी पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण किया गया है, जिसकी वजह से डैम्स बनाने की बात की गई है, बांधों को बनाने की बात की गई है। ऐसे में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, इसके अलावा पीपल्स मूवमेंट फॉर सुबनसिरी यानी कि पीएमएसवी, कृषि मुक्ति संग्राम समिति यानी केएमएसएस, तकम मिशिंग पर्निंग केबोंग यानी कि टीएमकेपी, ये बड़े बड़े छात्र संगठन हैं, नागरिक समाज संगठन हैं, जो कि लगातार जो इलेक्ट्रॉनिक परियोजनाएं हैं उनका विरोध कर रहे हैं। परियोजनाएं जरूरी हैं, देश के विकास के लिए जरूरी हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो जनता की कीमत पर लाई जाएं, क्योंकि जिस जनता के लिए आप ये सेवा करना चाहते हो, जिस जनता के लिए आप ये चीज़ें करना चाहते हो, अगर वो जनता ही वहाँ पर नहीं है तो फिर फ़ायदा ही क्या। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि ये क्षेत्र भूकंप से ग्रस्त क्षेत्र है, लगातार यहाँ पर भूकंप आते हैं, और अगर इन बांधों का निर्माण हुआ तो लगभग 8.5 की तीव्रता से भूकंप आएगा और ये बांध ढह जाएगा। परिणामतः आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाएगी और ये क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। असम में वैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों की वजह से बाढ़ आती रहती ही है। इसके अलावा यहाँ पर एक जगह है रहम एरिया। रहम एरिया के लोगों ने एक पहल की है कि किस प्रकार से बाढ़ से बचा जाए और मिट्टी के कटाव को कैसे रोका जाए। इसके अलावा रहम एरिया के जो लोग हैं ये चाय के बागानों पर निर्भर हैं। ऐसे में ये लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा गरीबी है, और जब बाढ़ आती है तो उस गरीबी को और ज़्यादा बढ़ावा देती है। सरकार को कई बार इन्होंने याचिकाएं प्रस्तुत की हैं, लेकिन मुद्दा वही उठता है, चाहे 1947 की गवर्नमेंट हो, चाहे 1957 की गवर्नमेंट हो, चाहे 1967 की गवर्नमेंट हो, और चाहे आज की गवर्नमेंट हो। हर एक किसी गवर्नमेंट ने वायदे तो बहुत किए, लेकिन कार्य नहीं किए हैं, वरना आज हर क्षेत्र का विकास हो सकता था। आज इतने साल हमें आज़ादी के हो गए हैं, फिर भी हमारा शोषण जारी है और हम लड़ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। तो रहम एरिया में अगर बात करें तो रहम एरिया में इन लोगों ने सरकारी परियोजनाओं का विरोध किया है। इन्होंने अपने अपने ग्रुप्स बनाए हैं और स्थानीय युवाओं को इकट्ठा किया है। रहम एरिया के लोग कटाव और बाढ़ के साथ जो संबंध है उन समस्याओं को हल करने के लिए ऑयल इंडिया के साथ भी जुड़े हैं। इसके अलावा असम में ना कोयला के भी बहुत बड़ी खाने हैं, और ऐसे में सरकार ने यहाँ पर विभिन्न कंपनियों को पट्टा दिया है कि वो कोयले का खनन करें। लेकिन ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, युवा छात्र परिषद यानी कि वाईसीपी, स्टूडेंट साइंस सोसाइटी यानी कि एसएसएस, इन लोगों ने इन खनन परियोजनाओं को विरोध किया है। इनका मानना है अगर ये कोयले का खनन होगा तो यहाँ पर गैर आदिवासी आबादी बढ़ जाएगी, बाहर से लोग जो कोयले की खानों में खुदाई करने के लिए आएंगे, ऐसे में वो धीरे धीरे यहीं पर बस जाएंगे और उनकी जनसंख्या बढ़ने से यहाँ के पर्यावरण पर और संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। तो जो बाहर के लोग आकर यहाँ पर बसेंगे, इसके लिए बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। आगे चलकर कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने इन खनन पर रोक लगा दी, और आगे चलकर लगातार बहुत सारे एनजीओस, बहुत सारे और भी सेक्टर्स और बहुत सारी कमेटियां जैसे कि एलओसी, एमपीसी, पीपीपीपीसी जो है, ये जो कमेटियां ये लगातार इन चीज़ों का समर्थन कर रही हैं। तो असम के दो बड़े मुद्दे हैं। एक मुद्दा है जो यहाँ पर पनबिजली परियोजनाएं चल रही हैं, और जो दूसरा मुद्दा है वो कोयला खनन का है, जिसकी वजह से बाहर के लोग अगर आकर बस जाएंगे तो ये लोग अपनी संस्कृति इनकी ख़त्म हो जाएगी और पर्यावरण का क्षरण हो जाएगा। मणिपुर की बात करते हैं, तो मणिपुर का एक सर्वे बताता हूँ मैं सबसे पहले आपको। हाई होप सो चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में देखो, कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करा करो। द बुक सोसाइटी को आप सहयोग भी कर सकते हैं अगर आपके एग्ज़ाम अच्छे जाते हैं तो उसके बाद, पहले नहीं। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा जा रहा है, पूरे के पूरा चैप्टर आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमें कुछ ना कुछ सहयोग भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो मणिपुर की अगर हम बात करें तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा जो यहाँ के आंकड़े दिखाए गए, ये बताया गया कि मणिपुर एक बहुत ज़बरदस्त प्रकृति का घर है। यहाँ पर 249 टाइप की विभिन्न प्रजातियाँ रहती हैं। घास की 200 प्रजातियाँ हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से लेमू मिनोसे की 168 प्रजातियाँ हैं। मणिपुर में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। ये माना जाता है कि बायोडाइवर्सिटी के मामले पे यहाँ पर 2601 प्रजातियाँ रहती हैं, जिनमें से 1261 प्रजातियां जेनेरा हैं और 368 प्रजातियों के यहाँ पर परिवार हैं। 5 विज्ञान के लिए ये नए हैं इनमें से। इसके अलावा 1232 यानी कि 1232 विभिन्न प्रजातियां यहाँ पर रहती हैं। इससे पता चलता है कि पेड़ पौधों से लेकर जंगली जानवरों तक की प्रजातियां यहाँ पर हैं। मणिपुर में लोकतक झील है, जो कि तैरता हुआ यहाँ पर एक बगीचा भी है।
मणिपुर में जो पर्यावरण की समस्याएं हैं वो समस्याएं ये हैं कि लगातार यहाँ के लोग झूम खेती करते हैं जिससे वनों का कटाव होता है। बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं आती हैं और कई बार यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कई बार भूस्खलन आता है तो कई बार बाढ़ आती है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र की बहुत बड़ी जो बायोडाइवर्सिटी है वो नुकसान में चली जाती है। वनों के नुकसान के लिए अगर हम एशियाई डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है वो 47 थौबल को कसोम खुल्लेमन, लंगे ब्रॉम, तामई, रैपमोंग, ये सब जो जगहों के नाम हैं, इसके लिए ये बोला है एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने कि इन क्षेत्रों में जो रेलवे का निर्माण हुआ है, जो सड़क परियोजनाएं आई हुई हैं, इसी की वजह से इस क्षेत्र में पर्यावरण का नुकसान हुआ है। यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने ये बोला कि इस क्षेत्र में जो कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि यहाँ पे क्षेत्रों के नाम लिखे हुए हैं, थोड़े से टफ हैं क्योंकि यहाँ पर भजन पुरानी है ना, क्या करें। तो यहाँ पर क्या है, कसोम खुल्लेन है, लैंग ब्रॉम है, तोमोई है, रैंगपोंग है, ये जो यहाँ के इलाके हैं, यहाँ पर रेलवे का निर्माण हुआ, सड़कों का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटा गया है और इन सब चीज़ों का विरोध किया गया है। ये माना गया अगर ये हाईवे बनेंगे तो 800 से अधिक घर प्रभावित होंगे। तो जो लोग पर्यावरण के संरक्षण को नहीं जानते तो वो सोचते हैं हमारा घर हाईवे में आ जाए तो हमें बहुत बड़ा मुआवजा मिलेगा। लेकिन ये भी तो सोचो, अगर किसी की जगह हाईवे में आ जाती है तो कितने बड़े पैमाने पर पलायन होता है। सन 2014 में जब नरेंद्र मोदी यहाँ के लोक जो उत्सव है संगाई उत्सव, बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है भाई यहाँ पर संगाई, मणिपुर की राजधानी के में इम्फाल में। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में संगाई उत्सव के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए तो उन्हें एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया कि मणिपुर में जो तिपमुख बांध है, लोकतक जल विद्युत परियोजना है, सिंगदा बांध परियोजना है, मैफिथाल जो परियोजना है, ये जो परियोजनाएं आपने शुरू करी हैं, प्लीज़ इन परियोजनाओं में थोड़ा सा कम इन्वेस्ट करो, क्योंकि अगर आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया तो यहाँ का जो पर्यावरण है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा मणिपुर में सेंटर फॉर रिसर्च एंड एडवोकेसी ने भी यहाँ के लोगों के पुनर्वास की बात की है और ये बोला है कि सरकार जो योजनाएं चला रही है वो तो ठीक है, लेकिन पुनर्वास की उन्होंने तैयारी नहीं की है। टिपमुख बांध परियोजना की बात करोगे तो टिपमुख बांध परियोजना जो है ये बराक नदी पर बांध बना रही है और इसकी वजह से पर्यावरण के आधार पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं, ये लोग ये कह रहे हैं कि ये अगर बांध बनेंगे तो यहाँ की पूरी कम्युनिटी पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, सारे के सारे घर जो हैं वो जल में डूब जाएंगे, पर्यावरण की जो डाइवर्सिटी है, पर्यावरण की जो विविधता है वो भी खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार से जो तिपेमुख बांध है इसके विरोध में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। द हिंदू अखबार में रिपोर्ट में ये बताया गया कि इस जल विद्युत परियोजना से हजारों लोगों को बिजली तो मिलेगी, लेकिन हजारों ही लोगों को आजीविका से वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि जो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर उनके अपने बिजनेस होते हैं, धंधे होते हैं, अपने तरीके से कार्य करते हैं, उनकी ज़मीनें होती हैं, वो सब उनसे छीन ली जाती हैं। मणिपुर में अगर हम पर्यावरण आंदोलन के खिलाफ की बात करें तो उखरुक जिले में एक और बांध बन रहा है, मैपीथेल बांध, जिसके विरोध में भी आंदोलन किया जा रहा है। ये माना जा रहा है। इसके अलावा एक और विवाद है, यहाँ पर ना पता है क्या हो रहा है, तेल निकालने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका दिया जा रहा है, खासतौर पर नीदरलैंड की कंपनियों को। ये माना जा रहा है कि 5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट तेल यहाँ से निकाला जा सकता है। तो मणिपुर के लोग इस चीज़ का भी विरोध कर रहे हैं कि अगर यहाँ से तेल निकाला गया तो क्या होगा, यहाँ की जो प्राकृतिक विविधता है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और यहाँ के लोगों को धीरे धीरे भगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश का जो मुद्दा रहा वो पनबिजली के खिलाफ रहा, जबकि असम में भी मुद्दे कुछ इसी टाइप से रहे और मणिपुर का ही मुद्दा कुछ इस टाइप से रहा। आगे थोड़ा सा हमें मेघालय मिजोरम के बारे में बताया जाएगा, 10 मिनट का लेक्चर और रहता है। मेघालय की बात करोगे तो यहाँ पर भी पर्यावरण समस्याएं वही है, वनों की कटाई, जंगलों का विखंडन, मिट्टी का क्षरण, बायोडाइवर्सिटी की हानि, नदियों में गाद ज़्यादा बढ़ जा रही है जिसकी वजह से जलों में प्रदूषण हो रहा है, जल प्रजातियों का नुकसान हो रहा है। मेघालय की बात करोगे तो कोयला है, यहाँ पर चूना पत्थर है, फोल्ड स्पार, क्वार्ट्ज, कांच की रेत, सिलिमेनाइट मिट्टी और काओलिन जैसे प्रसिद्ध खनिज हैं, जो कि बड़े बड़े लालची व्यवसायियों को इस ओर आकर्षित करते हैं और वो यहाँ से इन चीज़ों के खनन के लिए आते हैं। आप सभी को पता है मेघालय में 3 जनजातियाँ हैं, खासी, गारो और जैंतिया, और ये सब पूरी तरीके से पता है किस पर निर्भर रहती हैं, ये पूरी तरीके से प्रकृति पर डिपेंड रहती हैं। ये पूरी तरीके से पारंपरिक प्रथाओं का पालन करती हैं और प्रकृति को पूजती हैं, प्रकृति को ही भगवान मानती हैं। ऐसे में मेघालय में जब बड़े बड़े बांध परियोजनाएं बनती हैं तो इनका विरोध किया जाता है। महिला कांग्रेस, थमायू रंगली जूकी जैसे जो संगठन हैं ये कहते हैं कि इन बांधों को तुरंत बंद कर दिया जाए।
उन्होंने बताया कि उमसवार, दरांग, अमकोई, शोम्पेंडेंग, दावकी जैसे जो गांव हैं, यहाँ के लोग ना पर्यटन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं। बाहर के लोग जब घूमने आते हैं, टूरिज्म के माध्यम से इन लोगों के ना घर चलते हैं। और अगर आपने इन बांधों को बनाया, इन लोगों को यहाँ से हटा दिया, तो ये अपना आजीविका कैसे चलाएंगे? इन्हें दूसरी जगह पर नौकरी कैसे मिलेगी? ये लोग तो हमेशा के लिए गरीब और मजबूर बनकर रह जाएंगे। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी समस्या मेघालय में है, वो है अवैध कोयला खनन। तो अवैध कोयला खनन की वजह से भी यहाँ से लोगों को बड़े पैमाने पर हटाया जाता है, बाहर के लोगों को यहाँ पर बसाया जाता है। मिज़ोरम की बात करोगे तो मिज़ोरम एक पर्वतीय इलाका है, बड़े पैमाने पर यहाँ पर पहाड़ हैं और वन हैं। और यहाँ पे मिज़ोरम राज्य ने वनों के संरक्षण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि वन प्रबंधन योजना, हरित मिज़ोरम कार्यक्रम, राष्ट्रीय बांस मिशन, ताकि मिज़ोरम के वनों की सुरक्षा की जाए। समस्या यहाँ पर यह है कि जनसंख्या दबा के बढ़ी जा रही है और वाहनों से उत्सर्जन से जो कार्बन निकल रही है, इससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है। नागालैंड में बात करोगे तो नागालैंड के डेवलपमेंट के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, नागालैंड की भी जनसंख्या दबादब बढ़े जा रही है ना, इसी वजह से नागालैंड में पर्यावरणीय समस्याएं हो रही हैं, जिसकी वजह से शहरों का तो बढ़ावा बहुत ज़्यादा हो रहा है और कृषि गतिविधियां लगातार कम होती जा रही हैं। जलाने के लिए जो लकड़ी का यूज़ किया जा रहा है, इसकी वजह से जंगल साफ होते जा रहे हैं। आंकड़ों के हिसाब से हर साल 82 वर्ग किलोमीटर तक, यानी कि 82 स्क्वायर किलोमीटर तक वनों की कटाई होती है। परिणामतः जलवायु परिवर्तन जैसी जो समस्याएं हो रही हैं, मिट्टी का कटाव आ रहा है, बाढ़ आ रही है, अपोहा तंत्र बेकार हो रहे हैं। कुछ सोसाइटीज़ हैं जो नागालैंड के लिए वर्क कर रही हैं, जैसे कि बेथेस्टा यूथ वेलफेयर एसोसिएशन, सियोन वेलफेयर सोसाइटी। तो देखा जाए तो लगभग हर राज्य की एक जैसी समस्या है, एक जैसे कारण लिखोगे और एक एक दो दो सोसाइटियों का अध्ययन करोगे। सेम खेल सिक्किम का भी है, यहाँ पर भी जनसंख्या तबादब बढ़ रही है, भूमि उपयोग का पैटर्न बदल रहा है। जहाँ पहले वनों को उगाया जाता था, खेती की जाती थी, अब वहाँ पर पक्के मकान बन रहे हैं। यहाँ की जो नदियाँ हैं, तिस्ता नदी, रंगीत नदी, यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं, जिसके परिणामतः विरोध हो रहे हैं। इसी प्रकार से त्रिपुरा की बात करोगे तो त्रिपुरा में भी उच्च वनों की कटाई हो रही है, परिणामतः लोगों पर इसका इम्पैक्ट निगेटिव पड़ रहा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के छात्र वनों की कटाई और पेड़ों की कटाई के लिए चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ये चिंता क्या वास्त कागजों में रह जाती है, क्या ये वास्तव में जमीनी स्तर पर लागू होती है? लगातार आंदोलन तो हो रहे हैं, धरने प्रदर्शन तो हो रहे हैं, हड़तालें तो हो रही हैं, लेकिन हर साल जब हम देखते हैं तो टेम्परेचर हमें बढ़ा हुआ दिखाई देता है और वनों का क्षेत्र लगातार कम दिखाई देता है। क्या ये सरकार की कमी है या फिर राज्य सरकारें इस और ध्यान देती ही नहीं है? मुद्दा बहुत गंभीर है और हमें इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करनी ही होगी। अगर क्वेश्चन आता है नॉर्थ ईस्ट में पर्यावरण आंदोलन बताओ, तो बड़े बड़ी बांध परियोजनाएं, जनसंख्या का बढ़ना, इतना ही नहीं विकास परियोजनाएं इस क्षेत्र के पर्यावरण को खाए जा रही हैं और इसका नुकसान एक दिन हमें झेलना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैप्टर का नाम होगा अगले मानवाधिकार आंदोलन।